हेलो दोस्तों, मैं हूं कविराज और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 10वीं साइंस का मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में सोल्यूशन भी आपको बताते जाऊँगा, इसलिए दोस्तों आप लोग जो है अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा और साथ ही इस वीडियो को जो है आप लोग अंत तक देख कर जाइएगा। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे कहा रहा है कि ओम के नियम के ताप को अचर रखा जाता है, क्यों? तो देखिए, ओम का नियम का जो ताप है वो अचर क्यों रखा जाता है, उसके बारे में आपको आंसर बताना है। तो आंसर में इस प्रकार लिखना है कि ताप के बदलने से प्रतिरोध का मान बदल जाता है, जिससे धारा का सही मान नहीं प्राप्त होता है, अर्थात एक साथ कई मान बदल जाता है, इसलिए तापक्रम को अचर रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लगेगा यानी कि लेगा। ठीक है, देखिए ये जो सवाल आपका 2 नंबर आप देख रहे हैं, ये जो है एक न्यूमेरिकल है, जो कि आपका जो है विद्युत चैप्टर से जो है पूछा गया है, जिसमें कि आपको न्यूमेरिकल के रूप में लिखना है, जिसमें कि आपका जो है 2 ही नंबर मिलेगा इसमें। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, ये मत समझिए कि इसमें 5 नंबर मिलेगा, इसमें आपको 2 नंबर जो है निर्धारित की गई है। न्यूमेरिकल का 2 ही नंबर आपको मिलेगा, और जो बड़ा न्यूमेरिकल होता है उसमें आपका जो है 4 नंबर या 5 नंबर दिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो सवाल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इसका आंसर आपको बताना है। देखिए, आपको सबसे पहले देखिए वोल्ट जो दिया गया है, ठीक है, यानी कि ये जो वोल्ट दिया गया है 220 वोल्ट दिया है, और जो प्रतिरोध का जो मान है वो कितना है 1200 ओम है। ठीक है, तो 1200 में आपको इस तरह से लिख देना है। और देखिए दोस्तों, विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा, ये ओम के नियम के अनुसार जो होता है, ओम के अनुसार होता है V बट्टा क्या होता है R होता है, I बराबर V बट्टा क्या होता है R होता है। ठीक है, ओम के अनुसार विभवांतर बटा यह प्रतिरोध। ठीक है, तो आपको क्या करना है 220 बटा लिखेंगे 1200, इसको अगर भाग देते हैं तो 0.18 एम्पियर यानी कि 0.18 एम्पियर आंसर होगा ये। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है न्यूमेरिकल बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका फिर से न्यूमेरिकल दिया गया है, जिसमें यहाँ के कह रहा है कि 5 ओम एवं 20 ओम के प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें। देखिए, पार्श्व क्रम संयोजन का जो आप लोगों ने संयोजन को पढ़ा होगा, उसका व्यंजक को पढ़ा होगा, और आप लोगों को फॉर्मूला भी याद होगा कि 1/R + 1/R1 + 1/R2 होता है। ठीक है, तो 2 प्रतिरोध दिया गया है, तो वो 1/5 + 1/20 आपको योग कर देना है। उसके बाद अगर योग करते हैं तो 4 यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद कितना 5/20 हो जाएगा, इसको हम कटाएंगे 1/4, तो यानी कि R का जो मान होगा वो 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि समतुल्य जो प्रतिरोध का जो मान है वो कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर, जिसमें कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद जो है क्यों नहीं करती है। तो इसका आंसर लिखना है कि इसका कारण यह है कि किसी बिंदु पर यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो इसका अर्थ यह होगा कि उस बिंदु पर सुई 2 दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त एवं दक्षिणी हस्त का नियम लिखें। देखिए दोस्तों, आपको मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम और दक्षिणी हस्त का नियम इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा और आपका सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। ठीक है, 2 नंबरिया भी रहेगा और 3 नंबरिया भी रहेगा, इसलिए आप इसको जो अच्छे से जो है ध्यान में रखिएगा और इसको रख लीजिए। देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे फ्लेमिंग के वाम हस्त के बारे में बताना है। लिखना है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम, उसके बाद लिखना है कि अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे पर लंबवत हो। तो यदि तर्जनी क्षेत्र की दिशा और माध्यमा धारा की दिशा प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करेगा। उसके बाद जो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो है फ्लेमिंग के वाम हस्त के जो है वाम हस्त का जो है यहाँ पे चित्र को दर्शाया गया है, निर्देश दिया गया है, आप यहाँ पे भी समझेंगे। देखिए, ये जो अंगूठा है वो क्या हुआ है, गति को दर्शाया गया। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र जो है ये आपका मध्यमा दर्शाया गया, और तर्जनी जो है वो आपका धारा की दिशा को दर्शाया गया है, जो कि आप यहाँ पे ग्राफ के अनुसार इस तरीके से जो भी आप लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है,
आगे आपका यहाँ पे बताना है कि फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त का नियम। तो देखिए फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त का नियम उसी प्रकार बताना है जिस प्रकार से वाम हस्त के बारे में मैंने बताया है। तो उसमें लिखना है कि यदि आपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार स्थित करें कि तर्जनी क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करे, तो माध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो देखिए ये जो है दक्षिणी हस्त है और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है और मध्यमा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित कर रहा है और तर्जनी जो है वो चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार से आप ग्राफ भी यहाँ पे दर्शा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हाथ वाला पिक्चर नहीं बना पाते हैं तो आप ये वाला ग्राफ का जो है पिक्चर बना दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर है, यहाँ पे कह रहा है कि दक्षिणी हस्त अनुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्देशित करती है, यह किस प्रकार फ्लेमिंग की वाम हस्त के नियम से भिन्न है। तो आंसर इस प्रकार लिखना है कि दक्षिणी हस्त अनुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा चालक की गति की दिशा तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यमा जो है चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, जबकि दक्षिणी हस्त अनुष्ठ नियम में अंगूठा विद्युत धारा की दिशा एवं अन्य अंगुलियां जो है चालक के ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा जो है प्रदर्शित करती है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है 7वां नंबर, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था और मॉडल सेट में ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के विभिन्न ढंग स्पष्ट करें। तो इसका आंसर इस प्रकार लिख देना है कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करने के ढंग निम्नलिखित है। ठीक है, तो पहला लिख देना है कि चुंबक एवं कुंडली के बीच आपेक्षित गति उत्पन्न करके। दूसरा लिख देना है कि धारावाही चालक एवं कुंडली के बीच आपेक्षित गति उत्पन्न करके। तीसरा, कुंडली के समीप रखे चालक में धारा का मान बदल करके। इस प्रकार से आपको आंसर दे देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फ्यूज क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं फ्यूज क्या है, ये परिभाषा में आपको 2 नंबरिया भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि फ्यूज क्या है, इसे विद्युत परिपथ में किस तार द्वारा और किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर लिखना है कि फ्यूज एक सुरक्षा की युक्ति है। यह ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और उसकी गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके विद्युत परिपथ में किस तार द्वारा किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है कि पैराग्राफ चेंज करने के बाद कि इसे विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार यानी कि गर्म तार द्वारा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से आंसर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो पहला लिख देना है कि परिपथ में उपयोग में आने वाले तारों पर अच्छे प्रकार का विद्युत रोधक जैसे पीवीसी आदि का आवरण होना चाहिए, यानी कि पीवीसी पाइप के अंदर जो है इन परिपथों से गुजार कर जो है तारों को जो है गुजारनी चाहिए। अगर मान के चलिए पीवीसी के अलावा कुछ और दे देते हैं तो हो ना हो कभी कभी हो जाता है तो नुकसानदेह हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट लिख देना है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाना चाहिए। तीसरा, अधिक शक्ति वाले साधारणों जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, जल उष्माक आदि का एक साथ उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा गया है जिसमें कि यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 2 किलोवाट शक्ति, ठीक है, 2 किलोवाट शक्ति अनुमानतांक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ 220 वोल्ट में प्रचालित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुमानतांक 5 एम्पियर है। इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं, स्पष्ट करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दिया गया है ये विद्युत शक्ति जो दिया गया है वो 2 किलोवाट दिया गया है। ठीक है, 2 किलोवाट दिया है यानी कि 2000 वाट हो जाएगा।
देखिए पावर जो दिया गया, शक्ति जो दिया गया है 2 किलोवाट, जिसको हम देखिए किलोवाट जो होगा, किलो कितना 1000, ठीक है 1000 ग्राम ना होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 गुना 1000 वाट बराबर क्या हो जाएगा 2000 वाट हो जाएगा। और वोल्ट जो दिया है वो कितना दिया है 220 वोल्ट दिया है। तो देखिए धारा का जो फॉर्मूला होता है पावर बटा होता है भी, यानी ठीक है, यानी शक्ति बटा जो होता है वोल्ट होता है। तो आप क्या करेंगे 2000 बटा 220 करेंगे तो इसका हम भाग देते हैं तो 9.09 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको परिभाषा का अनुरूप जो है थोड़ा सा बता देना है कि चूंकि 5 एम्पियर से अधिक धारा प्रभावित हो रही है इसलिए फ्यूज ही गल जाएगा, फलस्वरूप परिपथ भंग हो जाएगा और विद्युत तंदूर नष्ट होने से बच जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि दिए गए चित्र के आधार पर नामांकित प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, आप हमारे स्क्रीन पर जो यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं 11 नंबर का, इसको आप लोग जो है अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि यह पिक्चर आपका कन्फर्म बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि ये विद्युत से संबंधित है और विद्युत चैप्टर से जो आपका एक पिक्चर कन्फर्म आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि चित्र का उपयुक्त नाम लिखें। तो यह जो चित्र है ये कौन सा है, विद्युत मोटर का है, तो ये क्या हो जाएगा चित्र का उपयुक्त नाम क्या हो जाएगा विद्युत मोटर, ये विद्युत मोटर हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि ए और बी का नाम लिखे, तो ए और बी क्या हो जाएगा विद्युत वलय और ब्रूस है, ठीक है। ये क्या है, ये जो है विद्युत वलय है, ठीक है, ये जो है क्या है ये विद्युत वलय है और दूसरा क्या है विद्युत ये ब्रूस है, ठीक है, यानी कि इसको कार्बन ब्रूस भी कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद तीसरा में कहता है कि किस तरह की ऊर्जा का उपकरण द्वारा परिवर्तित की जाती है। तो देखिए विद्युत मोटर किस तरीके से ऊर्जा परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि यह जो है यांत्रिक उपकरण जो है परिवर्तित करता है। उसके बाद इससे चौथा कह रहा है कि इस उपकरण के 2 उपयोग लिखे, तो इसका 2 उपयोग इस प्रकार लिख देना है कि इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं विद्युत पंखों में किया जाता है, ठीक है। चलिए इसका अगला यहाँ पे देखिए 5वां यहाँ पे पॉइंट कह रहा था कि आर्मेचर की परिभाषा करें। तो आर्मेचर क्या है, आर्मेचर को परिभाषित करना है। तो 5वां में पॉइंट में आपको इस प्रकार आंसर देना है कि यह आयताकार लोहे के ढांचे पर विद्युत रोधी तांबे के तार को अनेक चक्रों से लपेट कर बनाई जाती है। यानी कि आर्मेचर जो है ये क्या होता है कि लोहे के ढांचे पर जो है विद्युत रोधी तारों के तार से जो है अनेक चक्रों से लपेट कर जो है आर्मेचर को बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर है, जो कि यहाँ पे आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि आधात्य वर्धनता किसे कहते हैं, यानी कि क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। देखिए दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि यह क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आने का काफ़ी चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए आप इसको रट लीजिएगा। आधात वर्धनीयता किसे कहते हैं या क्या है, तो इसका आंसर लिख देना है कि धातुओं को हथौड़े से पीटकर चादरें बनाई जाती है, यानी कि पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं के इस गुण को जो है आधात वर्धनीयता कहते हैं, जैसे कि सोना चांदी, सोना को जो है ठोक ठोक कर यानी कि उसको जो है पीट पीट कर जो है पतली चादर नुमा जो है बनाया जाता है, उसकी चांदी को भी पतली चादर नुमा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका 2 उदाहरण जो है आपका सोना चांदी हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन या 13 नंबर पूछा जा रहा है कि कारण बताइए कि धातु क्यों विद्युत धारा संचालित करती है। तो इसका आंसर लिख देना है कि धातुओं में विद्युत संचालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे विद्युत धारा के प्रवाह में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए चौथा अगला क्वेश्चन है कि रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए यौगिक एक्स और तथा एल्युमिनियम का उपयोग होता है। यदि यौगिक एक्स को पहचाने, अभिक्रिया का नाम दे, इसका रासायनिक समीकरण लिखें। तो देखिए रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए जो एक्स यौगिक का काम होता है वह होता है आयरन का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा एक्स यौगिक को पहचाने, तो इसका नाम लिख देना आपको आयरन, ठीक है, यानी कि Fe, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा था कि अभिक्रिया का नाम दे, तो अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा, Fe2O3, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे 2 नंबर आपका आंसर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है तीसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि इसका रासायनिक समीकरण लिखे, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखिए ये जो अभिक्रिया का नाम है, तो अभिक्रिया का नाम में आपको थर्मिट अभिक्रिया लिख देना है, ठीक है, क्योंकि ये जो अभिक्रिया है वो थर्मिट अभिक्रिया है। और इसका जो रासायनिक फॉर्मूला देना है, तो रासायनिक फॉर्मूला इस प्रकार देना है कि Fe2O3
प्लस 2Al तिरचिन 2Fe प्लस Al2O3 प्लस उष्मा। तो उष्मा ये जो है, ये उष्मा जो है उत्पन्न करती है, इसलिए प्लस उष्मा यहाँ पे देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है, कारण बताइए। क्यों साफ किया जाता है ये बताना है। तो इसका आंसर लिखना है कि तांबा पर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की हरी परत बन जाने के कारण उसका रंग मलिन हो जाता है। जब तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है तो नींबू या इमली में उपस्थित अम्लीय पदार्थ क्षारीय कॉपर कार्बोनेट से अभिक्रिया कर उसे तांबे के बर्तन से अलग कर देता है, जिससे बर्तन साफ होकर चमकने लगता है। खट्टे पदार्थ क्षारीय कॉपर कार्बोनेट को हटाने में सक्षम होता है, इसलिए खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी होता है। तो इस प्रकार से आपको आंसर दे देना है। अगला क्वेश्चन है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात लोहा का नहीं, कारण बताइए। देखिए गर्म जल का जो टैंक है उसके बनाने के लिए तांबे का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये बताना है कि तांबे का उपयोग क्यों किया जाता है और इस्पात का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, यानी कि लोहा का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर इस प्रकार बताना है कि तांबा जल के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन लोहा भाप के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है, इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, लेकिन लोहा अर्थात इस्पात का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पारा यानी कि पारद। ठीक है, पारा या पारद के एक मुख्य अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखें। इस अयस्क को किस विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। पारा धातु को उसके अयस्क से निष्कर्षण में प्रयुक्त समीकरण को लिखें। तो देखिए ये जो पारा है, पारा के मुख्य अयस्क का नाम बताना है। तो मुख्य अयस्क आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सिनेबार हो जाएगा और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, HGS हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इस अयस्क को किस विधि द्वारा जो है धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो ये आपको बताना है कि इस अयस्क को भर्जन विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका समीकरण पूछा जा रहा था, तो इसका समीकरण इस प्रकार लिख देना है कि 2HGS प्लस 3O2 तिरचिन उसके ऊपर आपका उष्मा प्रभावित करना है। उसके बाद हो जाएगा 2HGO प्लस 2SO2। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा फॉर्मूला लेना है कि 2HGO उष्मा जो है इस पर प्रभावित करेंगे, तो उष्मा के साथ प्रभावित करेंगे तो ये हो जाएगा 2HG प्लस O2। तो ये आपका समीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये नामांकित चित्र पूछा गया है कि धातुओं को जो है धातुओं में चालकता का गुण प्रकट करने के लिए किए गए प्रयोगों के चित्र में संख्याकित भागों का नाम लिखिए। तो ये देखिए जो पिक्चर दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पे हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये जो पिक्चर यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, जो आकृति दी गई है, इसमें 1 2 3 4 5 6 तक जो है ये आपका जो है अंक दिया गया है। तो इन अंकों के आधार पर ये बताना कि ये क्या क्या चीज़ है, इसका नामांकित बताना है। तो देखिए दोस्तों, यह जो एक लैंप का है, ठीक है, लैंप की आकृति है। तो सबसे पहला जो 1 नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा धातु का छड़। दूसरा नंबर हो जाएगा छड़ का खुला हुआ सिरा, और तीसरा हो जाएगा मोम, और ये चौथा जो हो जाएगा यहाँ पे, चौथा जो हो जाएगा कांटी या पिन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पिन भी आप लिख सकते हैं या कांटी लिख सकते हैं। उसके बाद पांचवा जो है ये क्या हो जाएगा, बर्नर हो जाएगा, क्योंकि ये जो लैंप क्या है ये बर्नर है। तो ये पांचवा क्या हो जाएगा, बर्नर हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है नामांकित चित्र बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन जो है नामांकित है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चित्र में धातु की लवण विलयन के साथ अधिक क्रियाशील धातु की अभिक्रिया को दर्शाया गया है। ABCDE को नामांकित करें। तो ये जो आकृति आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन ये आकृति का जो दिया गया है, इसमें जो क्रम संख्या दिया गया है ABCDE, तो इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए ये पहला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे A नंबर जो पहला देख रहे हैं, ये कहाँ पर है, देखिए इस जगह है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या है, एक धागा है। A नंबर क्या है, ये एक धागा है। B नंबर क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, B नंबर क्या है, एक प्रश्नली है। तो ये क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका प्रश्नली हो जाएगा। सी नंबर क्या हो जाएगा, ये कार्क हो जाएगा। और डी नंबर जो है प्रश्नली स्टैंड हो जाएगा। ये वाला जो है डी नंबर प्रश्नली स्टैंड हो जाएगा। और ई नंबर जो है, ई नंबर जो हो जाएगा वो क्या होगा, वो तांबे का
तार होगा जो कि प्रश्नावली के अंदर यहाँ पे डाला गया है। तो इस तरह के जो है आपको नामांकित कर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे 20 नंबर है, कहता है कि तांबे की विद्युत अपघटनी परिष्करण से संबंधित चित्र में रिक्त स्थान ए बी सी डी एवं ई को पूरा करें। तो देखिए यहाँ जो है जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो आकृति दी गई है जो कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें ए बी सी डी ई तक जो दिया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ए नंबर जो ये क्या हो जाएगा, ए नंबर जो है यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है, ये जो दिया गया यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। बी नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर जो है प्लस में रहता है तो ये एनोड हो जाएगा, कैथोड माइनस में रहता है। ई नंबर जो है इलेक्ट्रॉनिक का माइनस है तो ये हो जाएगा एनोड हो जाएगा। उसके बाद सी नंबर जो है, सी नंबर आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हो जाएगा अम्लीकृत कॉपर सल्फेट विलयन। डी नंबर आपका जो है नीचे जो दिया गया है तो इसका हो जाएगा अपद्रव यानी कि एनोड पंख हो जाएगा। उसके बाद ई नंबर जो देखें तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा Cu2+ हो जाएगा, ठीक है, कॉपर यानी हो जाएगा। चलिए अगला जो है देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसमें भी नामांकित है। चित्र के अनुसार आपको बताना है कि दिए गए चित्र में लवण के विलयन की चालकता का प्रयोग दिखाया गया है, ए बी सी डी एवं ई की नामांकित करें। तो देखिए यहाँ पे जो आकृति दी गई है ये थोड़ा सा अलग है और उसमें विद्युत धारा प्रभावित की गई है। तो देखिए ये जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आकृति आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ए नंबर जो है, ये ए नंबर क्या है, ये क्या है, ये ए नंबर बल्ब है। तो ये ए नंबर जो है आपका यहाँ पे बल्ब दर्शाया गया है, ठीक है। तो आपका जो है ए नंबर बल्ब हो जाएगा। बी नंबर यहाँ पे देखें तो ये बी नंबर जो है आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये स्विच है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। सी नंबर क्या है, ये सी नंबर पूरा बर्नर है, ठीक है, बीकर है, सॉरी ये भी क्या है, बीकर है, यानी कि ये कांच का एक बीकर है। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, कांच का बीकर या सिर्फ बीकर लिख सकते हैं। सी नंबर सिर्फ कांच का बीकर हो जाएगा। उसके बाद डी नंबर जो है ये क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट का छड़ है, ठीक है, जो कि यहाँ पे विलयन में डाला गया है। उसके बाद ई नंबर जो है ये जो है लवणी विलयन है, लवणी विलयन है, या आप सिर्फ लवण विलयन भी कह सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से आपको इसको नामांकित कर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी धातु के तनु H2SO4 अम्ल से अभिक्रिया या क्रिया कराई जाती है, उत्सर्जित गैस को चित्र में दिखाई विधि से एकत्र किया जाता है। तो नामांकित में उत्तर दें। तो देखिए नामांकित में उत्तर देना है, सबसे पहला पॉइंट लिख देना है कि गैसों का नाम बताइए। दूसरा पूछा जा रहा है कि गैस को एकत्र करने की विधि का नाम बताइए। तीसरा है कि क्या गैस जल में विलय है अथवा नहीं। चौथा है कि क्या गैस वायु से हल्की है अथवा भारी। उसके बाद पांचवा पूछा गया है कि गैस का रासायनिक सूत्र लिखें। तो देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है कि गैस का नाम बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, यह जो गैस है आप यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इस जगह जो आप आकृति देख रहे हैं, ये जो गैस है ये क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि गैस को एकत्र करने की विधि का नाम बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, अधोमुखी। ये जो गैस का जो एकत्र किया जा रहा है इसको कहते हैं अधोमुखी, ठीक है, अधोमुखी कहते हैं, जिसमें कि एक यहाँ पे प्रश्नावली जो है पाइप नुमा लगाया जाता है, एक बर्नर के अंदर डाला जाता है। उसके बाद जो है तीसरा यहाँ पे पूछा गया था क्या गैस जल में विलय अथवा विलय नहीं है। तो इसमें यह क्या कहना है कि ये जो है गैस जल में विलय नहीं है, ठीक है, आप देख ही रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जल में जो है विलय नहीं, ये जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, देखिए ये पूरी तरह से स्वतंत्र है ना। उसके बाद जो है चौथा पॉइंट कह रहा है कि क्या गैस वायु से हल्की है अथवा भारी। तो इसमें लिख देना है कि ये जो गैस है, ठीक है, वायु से क्या है, ये हल्की है, वायु से क्या है, ये पूरी तरह से हल्की है, इसीलिए ये बाहर की ओर जो है बुलबुले की रूप जो है ले रही है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया था कि यह जो गैस का रासायनिक सूत्र है, तो देखिए ये जो गैस कौन सा था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है, तो H2 लिख देना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। इसका आंसर लिख देना है कि कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या होने के निम्नलिखित दो कारण है। पहला, कार्बन यौगिकों में श्रृंखलन गुण का होना। दूसरा देना है कार्बन की चतुः संयोजकता गुण का होना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर, जो कि यहाँ पे देखिए ये जो है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु की संरचना के बारे में कहा गया है। देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर जो आप देखेंगे आप इसको अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो बिंदु दी गई है किस तरीका से जो है, किस तरह से जो है इसकी संरचना की गई है, इसको समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड
कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखें, इसमें कितने संयोजी आबंध हैं। तो देखिए इसमें जो है 2 संयोजी आबंध है, ठीक है। इसमें संयोजी आबंधों की संख्या कितनी है, 2 है, यानी कि देखिए O क्या गो है, 2 गो है, कार्बन क्या गो है, 1 गो है। देखिए ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास जो है 4 होते हैं और ऑक्सीजन के पास जो है 8 होते हैं। तो आपको क्या करना है, तो ऑक्सीजन के साथ में ऐसे 8 गो आपको इस तरह से बना देना है। उसके बाद कार्बन के पास 4 गो इस तरह से दे देना है, उसके बाद इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से आकृति बनेगा। और उसके बाद आपको लिख देना है कि O डबल बॉन्ड हो जाएगा C, उसके बाद डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एल्कीन का रूप है। CO2 क्या है, एक एल्कीन का रूप है, इसलिए आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा, इसलिए संयोजी आबंध की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर कार्यों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर इस प्रकार देना है कि कार्बन और उसके यौगिक का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला, दहन की फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा देते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा अधिक होने के कारण इसका सामान्य ज्वलन ताप होता है। तीसरा लिखना है इसका रख रखाव आसान होता है। चौथा लिखना है कि इसके दहन पर नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर दे देना है। अगला है कि एथेनॉल से एथेनाइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार देना है कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है, इसलिए एथेनॉल से एथेनाइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद इसका जो है फॉर्मूला आपको लिख देना है कि CH3CH2OH जो कि एथेनॉल है। उसके बाद क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा के साथ जो है इसके साथ जो है संदर्भ में जो है इसकी अभिक्रिया कराई जाती है। तो CH3COOH प्लस H2O यानी कि एथेनॉइक अम्ल और जल का जो है निर्माण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका अनुसूत्र इसका जो है फॉर्मूला लिख देना है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि एथेनॉइक अम्ल से एस्टर कैसे बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में यह क्वेश्चन आपको कराया और बार बार मैंने बोला भी था कि इसको जो है आप अच्छे से रख लीजिएगा कि एथेनॉइट से एस्टर कैसे बनाया जाता है, एस्टर से एथेनॉइक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर इस प्रकार लिख देना है कि एथेनॉइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे इस प्रकार दिया गया। इसको इसी तरह से लिखना है CH3COOH जो कि एथेनॉइक अम्ल है और C2H5OH जो कि एथेनॉल है, इसके यानी कि H2SO4, ठीक है। इसके संदर्भ में जो है विक्रिया कराई जाती है तो एस्टर का प्रयोग होता है। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOC2H5 प्लस O2। तो ये आपका जो है एस्टर का फॉर्मूला है, ये जो है प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे पूछा गया है कि एथेनॉइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कैसे करता है। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार देना है कि एथेनॉइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण सोडियम एथेनोएड कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। उसके बाद आपको इस तरीके से फॉर्मूला दे देना है। पहले था एथेनॉइक एवं कार्बोनेट का, तो इसका देना है, तो देखिए तो यहाँ लिख देना है 2CH3COOH प्लस Na2CO3 तिरचिन 2CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। उसके बाद दूसरा जो है विक्रिया लिख देना है कि CH3COOH प्लस NaHCO3 तिरचिन CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका फॉर्मूला इसमें लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एथेनॉइक क्या है, सॉरी एल्काइन क्या है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि कार्बनिक करण चैप्टर में जो ये एल्केन, एल्किन और एल्काइन का फॉर्मूला है आप उसको अच्छे से याद लेंगे और साथ ही इसकी परिभाषा को भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है काफी इंपॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन है। देखिए एल्काइन क्या है, इसका सामान्य रासायनिक सूत्र लिखें, सबसे सरल एल्काइन का नाम तथा इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखें, इस एल्काइन का उपयोग बताइए। तो इसका आंसर लिख देना है कि वैसे असंतुलित हाइड्रोकार्बन
रिएक्शन जिसमें दो कार्बन परमाणु आपस में त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि इसका जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। इसकी सामान्य सूत्र क्या होती है, CnH2n-2, यानी कि ये क्या होता है, माइनस में रहता है, एल्केन में क्या होता है, प्लस होता है, और एल्किन में सिर्फ CnH2n होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा तीनों का फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखेंगे। देखिए इसका जो है सबसे सरल एल्काइन तो क्या होता है, यानी कि इसका जो सदस्य होता है, प्रथम सदस्य जो है वो एथाइन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2, जो कि एसिटिलीन के नाम से भी जाना जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक संन्यास के बारे में आपको बताना है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में, तो H हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए ट्रिपल बाउंड है, ये जो आप देख रहे हैं ये दो कार्बन परमाणु के बीच क्या है, ये ट्रिपल बाउंड है। तो यहाँ पे देखिए ट्रिपल बाउंड के साथ में जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संरचना जो है बनाई गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था इसी के साथ में कि इस एल्काइन का उपयोग बताइए। तो इसका उपयोग बताना है कि एल्काइन यानी कि एथाइन का उपयोग, एल्काइन का जो प्रथम सदस्य है एथाइन, उसका उपयोग बताना है। तो लिख देना है कि कच्चे फलों में कृत्रिम रूप से पकाने में, अगर आप लोग आम हो गया, केला हो गया, और भी कुछ ऐसे फल हैं जिनको पकाने के लिए हम जो पदार्थ का उपयोग करते हैं, जो कि दुकान में आसानी से मिल जाता है, उसी को हम एथाइन कहते हैं। ठीक है, या उसको एल्काइन भी कहते हैं, एथाइन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका दूसरा आपको जो है उपयोग बताना है कि ऑक्सी एसिटाइलिन ज्वाला उत्पन्न कर धातुओं को वेल्डिंग करने में, जो कि वेल्डिंग के कार्य में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया कि साबुन और अपमार्जक में 3 अंतर लिखें, तो 3 अंतर आपको बताना है। तो देखिए साबुन और अपमार्जक में निम्नलिखित अंतर इस प्रकार है। पहले जो है इस तरह के जो है आपको ढांचा बना लेना है, एक बल साइड साबुन लिख देना है और दूसरे साइड जो है आपको अपमार्जक लिख देना है। साबुन यानी कि ये दो, अपमार्जक अर्थ ही होता है सर्फ। ठीक है, सर्फ होता है। तो देखिए साबुन में लिख देना है कि साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, अपमार्जक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। ठीक है, उसके बाद लवण में साबुन में लिख देना है कि इसमें -COO- Na+ आयन होते हैं, और इसमें लिख देना है अपमार्जक में इसमें आयनिक समूह SO3 Na+ होता है। ठीक है, देखिए दोनों में क्या है, इसमें COO है और इसमें क्या है, SO3 है, इतना से याद रखिएगा। चलिए इसका जो है अगला पॉइंट आपको तीसरा पॉइंट में आंसर बताना है कि जो है साबुन में यह कठोर जल से अच्छी धुलाई नहीं देते हैं, और इसमें लिख देना है कि इसकी क्रिया जल की कठोरता से प्रभावित नहीं होती है, अतः यह अच्छे धुलाई कारक माने जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि कठोर जल में अच्छी धुलाई ये कर सकते हैं अपमार्जक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 31 नंबर है, कहता है निम्न यौगिकों के नाम दे। तो इसका निम्न यौगिकों का आपको सिर्फ नाम लिख देना है। देखिए पहला यहाँ पे कह रहा था कि एथेन से व्युत्पन्न एक एल्डिहाइड, तो इसका आंसर हो जाएगा एथेनॉल, यानी कि CH3CHO। ठीक है, उसके बाद दूसरा पूछा जा रहा था कि ब्यूटेन से उत्पन्न एक कीटोन, तो इसका हो जाएगा ब्यूटेनॉन, तो इसका ब्यूटेनॉन हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला जाएगा C2H5COCH3। ठीक है, उसके बाद तीसरा कह रहा था कि मीथेन से व्युत्पन्न एक एल्कोहल, तो यहाँ पे आपका इसका लिख देना है मेथनॉल। ठीक है, मीथेन से उत्पन्न एक एल्कोहल क्या हो जाएगा, मेथनॉल हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3OH। ठीक है, CH3OH। चलिए चौथा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोपेन से व्युत्पन्न एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसका आंसर लिख दिया, क्या लिखना है, देखो यहाँ पे प्रोपेन से व्युत्पन्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे प्रोपाइन अम्ल आपको लिख देना है कि क्या लिखना है, प्रोपाइन अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5COOH। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए पांचवा यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इसी का कि एथेनॉल के क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण से प्राप्त यौगिक, तो इसका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, जिसका फॉर्मूला लिख देना है CH3COOH। ठीक है, ये सभी जो है जो मैंने अभी यहाँ पे बताया है, इस सभी का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये जो 31 नंबर क्वेश्चन है आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने के चांस में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, 32 नंबर कहता है कि इन यौगिकों का IUPAC नाम लिखें। ठीक है, IUPAC नाम लिख देना है। देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्या है, देखिए यहाँ पे है CH2, ठीक है, यहाँ पे CHOH है, तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे ये जो पहला दिया गया है 1 नंबर में, ये क्या है, मिथेनॉल का ये आयुपैक नाम है, ये जो है संरचना सूत्र मिथेनॉल का है। दूसरा देखिए H है, फिर C है, O जो है डबल बॉन्ड में है, OH है, तो ये क्या है, मेथोनाइक अम्ल है। ये क्या है बी नंबर का, मेथोनाइक अम्ल। और C नंबर जो है आप देखें तो यहाँ पे जो है देखिए क्या वो H है, 1 2 3 4 5, यानी कि C2H5Cl जो दिया गया है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरोएथेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्लोरोएथेन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको नाम याद रख लेना है। देखिए अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे। तो देखिए ये नंबर जो दिया गया ना CH3 CH2 और Br जो दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रोमोएथेन हो जाएगा, जिसको आप लोग क्या करेंगे, ये जो माइनस जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको सिर्फ आपको हटा देना है, इसको सिर्फ आपको हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 Br हो जाएगा, यानी कि ब्रोमोएथेन हो जाएगा। उसके बाद देखिए H दिया है, C दिया, उसके बाद ऊपर में H दिया है, डबल बॉन्ड में O दिया है, ये क्या हो जाएगा, मेथनॉल हो जाएगा, जो कि अभी मैंने बताया है 32 नंबर में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा CHHO। ठीक है, HCH हो जाएगा। ठीक है, ये मेथनॉल का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा HCHO। ठीक है, चलिए अगला जो है तीसरा नंबर यहाँ पे देखें, ये जो आकृति संरचना सूत्र दिया गया, ये ट्रिपल बाउंड का है, यानी कि ये क्या है, एल्काइन का है। तो एल्काइन का क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है, ये देखिए क्या गो है, H पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तो क्या हो जाएगा, हेक्साइन का होता है। हेक्साइन में ना 10 गो होता है। और C का गो है 1 2 3 4 5 6 गो C है, यानी कि 6 है। और H कितना है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ फिर से यहाँ पे। ठीक है, समझिएगा, C क्या गो है, C क्या है, 6 गो है, और H क्या गो है, H जो है 10 गो है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है हेक्साइन का। आप ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा, या आप इस फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं। ठीक है, या आप इसको लिखें या इसको लिखें, दोनों आपको जो है आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आपको जो है इसका अंक मिल जाएगा, नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर कहता है निम्न प्रक्रियात्मक समूहों के नाम लिखें। तो देखिए ये जो पहला यहाँ पे दिया गया है ना, कार्बन के साथ में O, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मैं आपको इसका नाम बताते चलता हूँ। देखिए इसका हो जाएगा ये कीटोन हो जाएगा, B हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि COOH माइनस में है। उसके बाद माइनस CHO, तो ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। और D जो है, ये जो प्रक्रियात्मक समूह आप देख रहे हैं OH, ये क्या हो जाए, अल्कोहल का प्रक्रियात्मक समूह है। तो इस प्रकार से आपको इनका जो है इन चारों का नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर कहता है कि निम्न यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखें। तो इसका जो है संरचनात्मक सूत्र आपको लिख देना है। देखिए प्रोपेन, इथेन, एथाइन, एथनॉल, हेक्सेन, प्रोपनॉन और बेंजीन। तो इसका जो है संरचना सूत्र लिख देना है। आणविक सूत्र पहले आपको याद ही होगा, चलिए मैं आपको बताते चलता हूँ। देखिए सबसे पहले प्रोपेन का देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए प्रोपेन का जो है इसका अनुसूत्र क्या होता है, CH3H8 होता है। तो इसका संरचना सूत्र लिखना है, H क्या गो है, 8 गो, तो C देखिए क्या है, यहाँ पे 3 गो है। तो ये जरा ध्यान दिए, प्रोपेन ये N प्रत्यय में आता है, तो N प्रत्यय किसका होता है, ये एल्किन का होता है ना, सॉरी एल्केन का होता है। एल्केन में क्या होता है, एकल बंधन होता है, एगो मतलब बंधन होता है। तो सब में क्या करेंगे, एकल बंधन डालेंगे। C क्या गो, 3 गो C लिखेंगे, H जो है 8 गो, तो H गो 8 लिख देंगे, कहीं बैठा देंगे कार्बन के साथ में। ठीक है, उसके बाद देखिए एथीन, ये कौन सा है, एथीन जो है ये कौन सा है, देखिए एथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। ठीक है, ये क्या है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का आप लोग फॉर्मूला मैंने बताया था कि एल्कीन का जो प्रथम सदस्य होता है वो एथीन होता है। तो एथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, और ये क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, एथीन क्या है, डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि ये क्या है, एल्कीन का जो है प्रथम सदस्य है। एल्कीन जो है डबल बॉन्ड को दर्शाता है, यानी द्विआबंध को दर्शाता है। 2 कार्बन परमाणु के बीच द्विबंधन लगाना है, तो यहाँ पे 2 कार्बन परमाणु के बीच 2 डबल बॉन्ड लगाना है। और H जो है आपको 4 गो इस तरीके से जो है लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखिए एथाइन है। एथाइन का देखिए ये जो है एल्काइन का प्रथम सदस्य है, जिसमें कि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसमें क्या करना है, इसका सबसे पहले एथाइन का जो है अनुसूत्र लिख देना है C2H2। तो इसका जो है 2 कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड लिख देना है। उसके बाद एगो कार्बन इसके पास, एगो हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, और 1 कार्बन के पास एगो हाइड्रोजन यहाँ लिख देना है। इस प्रकार से आपको इसका जो है संरचना सूत्र लिख देना है। उसके बाद देखिए एथनॉल,
एथेनॉल में देखिए दोस्तों ये जो है ये क्या है आपका एकल बंधन में आता है। एथेनॉल क्या है, एकल बंधन में आता है। तो इसमें दो कार्बन परमाणु के बीच एकल बंधन लिखना है, यानी कि वन सिंगल बाउंड देना है, ठीक है। तो देखिए H क्या गो है, सॉरी C क्या गो है, 2 गो, तो C क्या है 2 गो लिख दिए, और H क्या गो है 5 गो है, और OH 1 गो है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे H जो है 5 गो व्यवस्थित कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट OH लिख सकते हैं, या O-H इस तरह कर से लिख सकते हैं डैश देकर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला इसी में दिया गया है कि हेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल देखिए ये जो है ये भी क्या है, ये भी सिंगल बाउंड्स का है, ये भी क्या है सिंगल बाउंड है, यानी कि एकल बंधन है। तो इसका सबसे पहले अनुसूत्र लिख देना है कि C5H11CHO। तो देखिए C क्या गो है 5 गो है, तो C क्या गो लिखना है 5 गो लिखना है। H क्या गो है ये 11 गो है, तो H इसका 11 गो लिखेंगे, और फिर उसके बाद C के साथ में OH है, ठीक है। तो O ऊपर में डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। उसके बाद हाइड्रोजन एगो यहाँ पे व्यवस्थित कर देना है, ठीक है। चलिए देखिए अगला यहाँ पे जो है कहता है प्रोपोनॉन का लिखना है। तो प्रोपोनॉन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए प्रोपोनॉन जो है ये भी क्या है N प्रत्यय में आता है। तो प्रोपोनॉन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, ये हो गया। तो इसके साथ में देखिएगा यहाँ पे कि इसका कार्बन क्या गो है, कार्बन 1 2 3 गो कार्बन है, तो 3 गो कार्बन यहाँ पे लिखेंगे, देखो 1 2 3 गो लिखे ना। उसके बाद हाइड्रोजन क्या गो है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, क्या गो हो गया 6 गो। तो 3 गो कार्बन इस कार्बन के पास, और एक जो है इस कार्बन के पास 3 गो हाइड्रोजन दीजिएगा, और इस कार्बन के पास 3 गो हाइड्रोजन, और O बच गया तो डबल बॉन्ड करके यहाँ पे O लिख देंगे। इस तरह से व्यवस्थित कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला आप लोग तो याद ही होगा, ठीक है। बेंजीन में क्या होता है कि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच जो है डबल बाउंड होता है, यानी कि ये क्या है द्विबंध होते हैं। तो C6H6 इसका जो है आणविक सूत्र है। तो आपको इस प्रकार व्यवस्थित करना है, यानी इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे करके लिख सकते हैं नॉर्मल में। तो आपको क्या करना है कि कार्बन को इस तरह से बेंजीन का संरचना में लिख देना है, उसके बाद HH लिख देना है, ठीक है। इसके बाद इस तरीके से भी आप रचना दे सकते हैं, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है, इस प्रकार से भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं आप सब इस वीडियो को जो है पूरा अंत तक देखे हैं, और दोस्तों आपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इसको नोट कर लीजिएगा, साथ ही इसको रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि इससे जो है आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस बार टच होने वाली है, और इस बार काफ़ी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।